हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हमारे 100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी उसकी ये आखिरी वीडियो होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 5 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ वाटरशेड हैज़ द पीक डिस्चार्ज ऑफ 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट 24 आवर्स एंड टाइम बेस ऑफ 60 आवर्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसे हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये एक ट्राइंगुलर हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, ये दिया हुआ है क्या, 5 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ वाटरशेड हैज अ, अच्छा ट्राइंगुलर वर्ड नहीं यूज़ किया है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमें ये पता चल सकता है कि 24 आवर्स पे यहाँ पर क्या है, 5 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ वाटरशेड हैज अ पिक डिस्चार्ज ऑफ 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट 24। यहाँ पर मान लो कि 24 और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये पिक यहाँ पर हो रहा है 24 आवर्स पे, और टाइम बेस्ड टोटल जो है वो 60 आवर्स है। 60 आवर्स, तो टोटल टाइम बेस्ड जो है वो 60 आवर्स इससे से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60। ठीक है, अभी तक हमने इतना पढ़ा, उससे हमने यहाँ पर जो समझा उससे ड्रॉ कर लिया। इफ देर इज एन इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ 8 सेंटीमीटर इन 5 आवर्स then the ordinate of flood hydrograph at 48 hour is मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये जो ट्राइंगुलर हाइड्रोग्राफ दिख रहा है ये क्या है, 5 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, ये है 5 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब मुझे 5 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो ऑर्डिनेट है उससे रेनफॉल मल्टीप्लाई कर दूंगा, RU कर दूंगा। ठीक है, और अगर मुझे बेस क्या बोलते हैं उसको, फ्लड हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट निकालना हो, फ्लड हाइड्रोग्राफ ठीक है, 5 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालना हो तो मैं बेस फ्लो प्लस RU कर दूंगा। ठीक है, ये सीक्वेंस समझ में आई ना तुमको, कि मुझे यूनिट हाइड्रोग्राफ से डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालना हो तो मैं रेनफॉल मल्टीप्लाई कर दूंगा, इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, इफेक्टिव रेनफॉल मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मुझे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से फ्लड हाइड्रोग्राफ पर जाना हो तो मैं बेस फ्लो प्लस करूंगा और इफेक्टिव रेनफॉल मल्टीप्लाई बाय ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये है सीक्वेंस। तो यही सीक्वेंस में आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पूछा है और वो टाइम है आपका 48 आवर। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे ऑर्डिनेट ऑफ 48 आवर्स पता चल जाए तो मेरी गेम काफ़ी आसान हो जाएगी। उसके बाद मुझे इफेक्टिव रेनफॉल मल्टीप्लाई करना है और बेस फ्लो प्लस कर देना है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा भाई, 60 माइनस 24। 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 कितना होता है, 36। 60 माइनस 24 हो जाएगा 36, और यहां पर मान लो कि कहीं पर 48 है, तो यहां से यहां कितना डिस्टेंस हो जाएगा भाई, यानी कि टाइम का यहां पर हो जाएगा 12। तो अब मैं सिंपल है भाई, अगर 36 के लिए 100 मीटर क्यूब पर सेकंड लिख सकता हूं तो मैं 12 के लिए कितना लिख सकता हूं भाई, जो असली में मुझे देगा ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ एट 48 आवर्स। ठीक है, 12 के लिए कितना देगा, तो ये देगा आपको 33.34 मीटर क्यूब पर सेकंड। सिमिलर ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, उसी को इस्तेमाल किया है, कुछ नया नहीं किया है, काफ़ी आसान है भाई। इतने 36 के लिए 100 यूज़ कर सकते, तो 12 के लिए कितना यूज़ कर सकते हैं, 33.34। और ये 33.34 का मतलब है कि 48 आवर्स पे 5 और यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट होगा 33.34। अब क्या करना है, ये स्टेप फॉलो करना है। ये यहाँ पहुँच गए, अब RU मल्टीप्लाई, इफेक्टिव रेनफॉल मल्टीप्लाई करना है। इफेक्टिव रेनफॉल क्या गिवन है क्या, अच्छा इफेक्टिव रेनफॉल गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो कुछ नहीं करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 33.34 करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, जिसको इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ भी बोलते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 33.34 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 266.67 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहुँच गए। अब हमें फ्लड हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट चाहिए ना 48 आवर्स का,
तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें बेस फ्लो प्लस करना है। बेस फ्लो कितना है 13.33 प्लस 266.67 विल बी 280 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी आसान था, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना था। यहाँ से 48 आवर्स पे यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट कितना होगा, उसके बाद इफेक्टिव रेनफॉल मल्टीप्लाई किया प्लस बेस फ्लो कर दिया तो हमारा आंसर आ गया, क्योंकि यही मांगा गया है ऑर्डिनेट ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ एट 48 आवर। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 92 की। क्वेश्चन नंबर 92 में गिवन है इन अ कैचमेंट द एवरेज रेनफॉल फॉर अ स्टॉर्म ऑफ 2 सक्सेसिव 4-hour इंटरवल वाज 40 mm एंड 80 mm, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द एब्स्ट्रैक्शन लॉसेस फाई इंडेक्स वेर एस्टिमेटेड टू बी 0.3 सेंटीमीटर पर आवर। अब यहाँ पर ये जो पहली दो लाइन जो दी है ना, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझना पड़ेगा कि रेनफॉल 2 सक्सेसिव आवर में हो रहा है और उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन लॉस यानी कि फाई इंडेक्स भी गिवन है, तो इसको हमें आगे अप्लाई कैसे करना है। फॉर द सेम कैचमेंट द कैलकुलेटेड डेटा फॉर अ 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अवेलेबल एंड इज गिवन बिलो। ठीक है, पूरा टेबल गिवन है जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। द पीक ऑर्डिनेट ऑफ कंपोजिट डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ 8-hour ड्यूरेशन ड्यू टू स्ट्रोम इज इक्वल टू डैश क्यूमैक्स। सिमिलर काइंड का क्वेश्चन गेट 2019 सेट 2 में पूछा गया था और वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को नहीं आया था। ठीक है, तो उसी की रेप्लिका बोल सकते ये क्वेश्चन में समझते हैं क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये टेबल किसका गिवन है भाई, टेबल गिवन है 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ के रिलेटेड। ये है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइम और यहाँ पर ऑर्डिनेट सबको पता है मीटर क्यूब पर सेकंड में होगा और टाइम किस में होगा, आवर में। ठीक है, और ये ऑर्डिनेट किसका है, 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, क्या है 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड 32। ये है टाइम इंटरवल 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ का 4 hour गिवन है, बहुत अच्छी बात है। कई बार 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ का टाइम इंटरवल 2 hour भी होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें डिस्चार्ज जो गिवन है वो लिख देते हैं 0, 30, 120, 175, 120, 60, 20, 10 और 0। अब फाइंड आउट क्या करना है कि पिक ऑर्डिनेट ऑफ कंपोजिट डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, यानी कि रेनफॉल मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आता है उसका जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है, जिसको हम पिक ऑर्डिनेट भी कहते हैं, वो आपको बताना है कितना होगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। लेकिन फ्रेंड्स अगर एक रेनफॉल होता तो उसमें से हम इफेक्टिव रेनफॉल निकाल लेते और मल्टीप्लाई करके आंसर दे देते, लेकिन यहाँ पर है 2 रेनफॉल और ये 2 रेनफॉल है 4-4 घंटे के गैप पर। 4 hour है, पहला जो है वो 4 hour इंटरवल पर है, यानी कि पहला जो रेनफॉल है वो 40 mm का पहले 4 घंटे में, पहले 4 घंटे के बाद दूसरे 4 घंटे में 80 mm का रेनफॉल है। लेकिन ये इफेक्टिव रेनफॉल नहीं है, इफेक्टिव रेनफॉल हमें फाइंड आउट करना। उसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ ताकि मुझे आइडिया आ जाए। यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है 0 से 4 में क्या होगा भाई, 0 से 4 में होगा 80 mm और 4 से 8 में होगा, 0 से 4 में है 40 mm और 4 से 8 में है 80 mm। ठीक है, 0 से 4 में है 40 mm और 4 से 8 में है 80 mm। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है रेनफॉल ये डायरेक्ट नहीं है, ये मानिए मतलब इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाई इंडेक्स में जो वैल्यू है वो माइनस करनी पड़ेगी। फाई इंडेक्स गिवन है, फाई इंडेक्स इज इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 3 mm पर आवर। अब इफेक्टिव ERH
0 से 4 में और 4 से 8 में, ठीक है। तो 40 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाई 4 करो, क्योंकि 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है ना, तो 40 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना आंसर आएगा आपका? आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी 28 mm, और 28 mm मतलब 2.8 सेंटीमीटर। तो 0 से 4 में मैं ये कह सकता हूँ कि 2.8 सेंटीमीटर का इफेक्टिव रेनफॉल आएगा 0 से 4 में। और 4 से 8 की बात करें तो सिमिलरली 80 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 80 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका 68 mm, यानी कि 6.8 सेंटीमीटर। तो 4 से 8 में मैं कह सकता हूँ कि 6.8 सेंटीमीटर का डायरेक्ट रेनफॉल हुआ होगा, यानी कि इफेक्टिव। अब कुछ नहीं करना, अब यही 0 से 4 में है तो 2.8 से सारे ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको मैं कह देता हूँ R1U। तो सारे ऑर्डिनेट को हम 2.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से 2.8 मल्टीप्लाई हो गया, 0 ही आएगा। दूसरा हो जाएगा 84, 336, 490, 336, 168, 56, 28 और 0, ठीक है। ये तो हो गई R1U की। R2U में क्या करेंगे भाई? 6.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डिनेट को, लेकिन ये 4 से लेकर 8 में है, यानी कि पहले 4 घंटे में ये वाले इफेक्टिव रेनफॉल का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो पहले 4 घंटे के लिए हम इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं लाएंगे, इस वजह से हमें इस तरीके से लिख देना है। तो अब 4 से लेकर 4 के बाद वाले जितने भी आवर्स है उसमें ये रेनफॉल का इम्पैक्ट होगा। तो अब हम ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे 6.8 से सारे ऑर्डिनेट को, तो 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमने 0 लिख ही दिया, और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाई 6.8, ये हो जाएगा 204, सिमिलरली 816, सिमिलरली 1190, 816, 408, 136, 68, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा यह गया था कि आपको कंपोजिट डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का जो पिक यानी कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट है वो आपको बताना है। सो द मैक्सिमम ऑर्डिनेट विल बी ये, ठीक है, यही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं दिख रहा मुझे। तो अगर 1190 प्लस 336 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1526। सो द फाइनल आंसर विल बी 1526 मीटर क्यूब पर सेकंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर थोड़ा रेनफॉल के बारे में समझना था। रेनफॉल तो गिवन है, लेकिन 5 इंडेक्स भी गिवन है, तो हमें इफेक्टिव रेनफॉल निकालना है। 2 इफेक्टिव रेनफॉल है, तो पहले का इम्पैक्ट तो शुरुआत से होगा क्योंकि वो 0 से चालू हो रहा है। दूसरा 4 घंटे बाद चालू हो रहा है, तो उसका इफेक्ट 4 घंटे बाद होगा, जो हमने यहाँ पर कर दिखाया। और उसके बाद ऑर्डिनेट में जो मैक्सिमम होगा दोनों को प्लस कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप के समझ में तो आ ही गया होगा सबको। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 93 की। तो क्वेश्चन नंबर 93 से हमने थोड़े स्ट्रक्चरल एनालिसिस के क्वेश्चन लिए हैं, देखते हैं क्या आता है इसमें। तो क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो ही रहा होगा, द स्ट्रेन एनर्जी इन किलो न्यूटन इंटू मीटर इन मेंबर एक्स जेड ऑफ ट्रस इज, ठीक है। ट्रस में आपको क्या करना है, आपको एक तो जॉइंट मेथड ऑफ जॉइंट आना चाहिए, मेथड ऑफ क्या बोलते हैं सेक्शन आना चाहिए, उसके बाद डिफ्लेक्शन भी आना चाहिए, और उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी वाला भी कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेन एनर्जी वाला कंसेप्ट हमें इस्तेमाल करना है। तो ट्रस गिवन है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ट्राइंगुलर शेप में है। और ये क्वेश्चन वैसे तो काफ़ी आसान है, लेकिन इसमें गलती कहाँ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से ट्रस गिवन है एक्स, वाई एंड जेड, और सेंटर पर यानी कि एक्स पर यहां पर लोड लग रहा है 2021 किलो न्यूटन, ठीक है। 2021 किलो न्यूटन सेंटर पर लग तो रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि एक्स जेड ये वाला जो मेंबर है इसमें यहां पर स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी। तो स्ट्रेन एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, U = T² L//,
ट्वाइस AE। ठीक है, ये फॉर्मूला है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने P फाइंड आउट कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि P ही हमारे पास नहीं है, LB हमारे पास है, AB है, गिवन है ना क्वेश्चन में, जैसा कि आपको शो हो ही रहा होगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ एरिया ऑफ XY इज इक्वल टू एरिया ऑफ XZ इज इक्वल टू 2000 mm², एरिया ऑफ YZ का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हमें एरिया ऑफ XZ का ही काम है, तो मिल जाएगा। सारी चीज़ें गिवन है, सिर्फ एक बार हमने फोर्स इन XZ फाइंड कर लिया। तो अब यहाँ पर ये जो है कितना है भाई, 10 मीटर, ये भी है 10 मीटर, और यहाँ पर XZ भी है, कितना है 10 मीटर। ठीक है, अब गलती कहाँ कर सकते हैं मैं आपको बताऊं, सारी चीज़ 10 मीटर देखकर लोग क्या करेंगे 1045 ले लेते हैं। मैं आपको बोलता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर 1045 ले लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1045 तो 1 हो जाता है और गलत करके आ जाएंगे। यहाँ पर ये एंगल हमें निकालना जरूरी है, क्योंकि हमें अगर XZ फाइंड करना हो। अब यहाँ पर सेंटर पर अगर 2021 किलोन्यूटन लोड लगा है तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2021 डिवाइड बाई 2 किलोन्यूटन, और यहाँ पर हो जाएगा 2021 डिवाइड बाई 2 किलोन्यूटन। ठीक है, अब ये वाले सेक्शन की मैं बात करूँ तो ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा 5 मीटर। इसको मैं थोड़ा अच्छे से साइड पर लिख लूँ तो ये एक ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल में क्या है कि ये है 5 मीटर, ये है 10 मीटर, तो ये कितना होगा भाई, तो ये हो जाएगा 10² माइनस 5² अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका 8.66। ठीक है, मीटर में ही आएगा, ये हो जाएगा 8.66। ये भी 5 मीटर नहीं होगा भाई, यही आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो हाइट है ट्रस की वो 5 मीटर नहीं होगी, हाइट जो है वो 8.66 मीटर होगी। कैसे, वो मैंने आपको यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करके बता दिया। तो अब जब हमें हाइट पता है तो tan थीटा आराम से निकाल सकते हैं, tan थीटा या cos थीटा जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो। नाउ अब ये हमें पता है कि 2021 डिवाइड बाई 2, मेथड ऑफ सेक्शन यूज करते, मेथड ऑफ जॉइंट यूज करते हैं, जॉइंट Z ले लेते हैं, जॉइंट Z। तो ये है यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में 2021 डिवाइड बाई 2 किलो न्यूटन का लोड, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे पास है। अभी ये क्योंकि नीचे की तरफ होगा कंप्रेसिव होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा PXZ। और अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, साइन थीटा लेना पड़ेगा। ठीक है, साइन थीटा लेना पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। कहने का मतलब है कि PXZ साइन थीटा इज इक्वल टू 2021 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो आगे का क्वेश्चन तो आपका बन ही गया, समझो। यहाँ पर 2021 डिवाइड बाई 2 ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, तो अब यहाँ पर PXZ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और इसका PXZ का हमें साइन कंपोनेंट निकालना है जो कि 2021 डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। तो वही तो हमने किया यहाँ पर, PXZ मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2021 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर PXZ हमें फाइंड आउट करना है, तो साइन थीटा कितना है भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू 8.66 डिवाइड बाई 10, 8.66 डिवाइड बाई 10। ठीक है, यहाँ से समझो साइन थीटा इज इक्वल टू सामने की साइड और जो उसका सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो 8.66 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2021 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हम आसानी से PXZ निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PXZ विल बी कितना आएगा, 2021 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 8.66, 1166 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका PXZ। अब यहाँ से हम स्ट्रेन एनर्जी U निकाल सकते हैं, किसके अंदर, UXZ के अंदर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि एक बार आपको फोर्स मिल गया फिर तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ही लगाना है। सो U इज इक्वल टू 1166.86 स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय किलो न्यूटन है, अभी हम इसको स्क्वायर ही ले रहे थे, मल्टीप्लाई बाय लेंथ इसकी कितनी है भाई, एक्स जेड की लेंथ भी 10 मीटर है, गिवन है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड इज इक्वल टू जेड एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 मीटर डिवाइड बाय ई गिवन है। अच्छा 2 मल्टीप्लाई करना मत भूलना, यहाँ पर बहुत सारे लोग 2 मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना मत भूलना, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं 2, और ए गिवन है भाई, ए कितना है 2000 mm² मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁶, ठीक, कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर अब यूनिट का थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि ये नीचे हमने mm वाले लिए हैं और न्यूटन वाला लिया है, और ऊपर सारा क्या है किलो न्यूटन इंटू मीटर में है। तो क्योंकि हमें आंसर किलो न्यूटन इंटू मीटर में चाहिए, तो हम थोड़ा सा कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन क्या करेंगे कि ये 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ न्यूटन पर mm² लिखा है, इसको अगर मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, थोड़ा सा कन्वर्जन कर लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ न्यूटन पर mm², इसको मैं थोड़ा कन्वर्ट करूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ मल्टीप्लाई बाई न्यूटन है, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर किलो न्यूटन की बात करूँ तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। और ये यहाँ पर एरिया की बात रही, तो एरिया है हमारे पास 2000 mm², सो एरिया विल बी 2000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, सो एरिया विल बी कितना हो जाएगा भाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये किलो न्यूटन पर मीटर में पर मीटर स्क्वायर में हो गया, और ये हो गया मीटर स्क्वायर में। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ एरिया के लिखते हैं, और इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁹। अब कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा आंसर किलो न्यूटन इंटू मीटर में आना चाहिए। तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है 10⁶ 1.70, ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए। और ख़ास करके यहाँ पर जो मैंने अप्रोच इस्तेमाल किया है कन्वर्जन के लिए, ये जो बेसिक जिनको नहीं आता है उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये तो आप हर क्वेश्चन से सीख ही रहे होगे, ठीक है। सो U इज इक्वल टू 1.70 किलो न्यूटन इंटू मीटर। आई होप कि सभी का यही आंसर आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन को यहीं पर एंड करते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 94 की, तो क्वेश्चन नंबर 94 में गिवन है अ 2-hinge सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्च ऑफ डायमीटर 60 मीटर, अच्छा डायमीटर है 60 मीटर, कैरीज अ लोड सिस्टम शोन इन फिगर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट ईच सपोर्ट इज। तो इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सिर्फ उसको समझना है कि एंगल कौन सा लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है भाई, H इज इक्वल टू समेशन ऑफ W डिवाइड बाई पाई साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये सिर्फ अल्फा का खेल है कि अल्फा किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो अल्फा जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसके रेफरेंस में मेजर होता है। तो यहाँ पर जो आपको 60 डिग्री दिख रहा है ये वर्टिकल के अकॉर्डिंग है। तो अगर 20 पाई किलो न्यूटन जो लोड है उसकी बात करें, 20 पाई किलो न्यूटन जो लोड है उसकी बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा H इज इक्वल टू 20 पाई डिवाइड बाई पाई साइन स्क्वायर। ये जो 60 है ये नहीं ले सकते, जैसा कि मैंने कहा कि अल्फा जो है ये फॉर्मूला में अल्फा जो है विथ रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। अब यहाँ पर जो 60 गिवन है वो विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस है। तो अगर 60 है तो 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30। सिमिलरली 30 पाई किलो न्यूटन का जो लोड है, ये 30 पाई किलो न्यूटन का जो लोड है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, W डिवाइड बाई पाई, यानी कि 30 पाई डिवाइड बाई पाई। सिमिलरली उधर 40 पाई किलो न्यूटन का जो लोड है 40 पाई डिवाइड बाई पाई साइन स्क्वायर 30। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। सो आवर आंसर विल बी अराउंड h इज इक्वल टू 45 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था, सिर्फ फिगर देकर डर मत जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो, और अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। आई होप कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की, तो क्वेश्चन नंबर 95 में गिवन है अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड UDL ऑफ 45 किलो न्यूटन पर मीटर एंड लेंथ 5 मीटर rolls over a singly supported beam of span 25 meter. The maximum bending moment at section 15 meter from right end will be. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और फिर समझते हैं। क्वेश्चन वैसे तो काफ़ी आसान ही है। क्या है भाई, ये एक बीम है, कितना है इसका स्पान 25 मीटर है। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से कर देते हैं ड्रॉ, और राइट एंड से 15 मीटर पर, राइट एंड से 15 मीटर पर हमें निकालना है, ये हमारा सेक्शन है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो राइट एंड से 15 मीटर है, तो लेफ्ट एंड से कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, जब कुछ इस तरीके से हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना, बस बेंडिंग मोमेंट जो ILD के लिए हम बनाते हैं वही यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे लिए स्मॉल x। ठीक है, क्योंकि हम बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड को कंसिडर करके करते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारा 10 मीटर हो जाएगा, और राइट एंड से 15 मीटर है। तो सो यहाँ पर सेक्शन x पे ऑर्डिनेट कितना होगा, मैक्सिमम ऑर्डिनेट सेक्शन x पर ही हो गया, यानी कि जो हमारा सेक्शन गिवन है उसमें ये हो जाएगा x डिवाइड बाई L मल्टीप्लाई बाई L माइनस x हमारा है 10 मीटर इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस 10। सो द ऑर्डिनेट विल बी, यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डिनेट कितना होगा, सो द मैक्सिमम ऑर्डिनेट विल बी 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो UDL गिवन है वो उसका स्पान कितना मीटर है, उसका तो 5 ही मीटर है। तो अब हमें कुछ UDL इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो सेंटर पर आ सके, वो सेंटर पर कुछ इस तरीके से आ जाए ताकि हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाए। तो अब यहाँ पर हमें इसको एडजस्ट कैसे करना है, यही एक्चुअली आपको सीखना है या समझना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये मान लो कि UDL है, कितना है इसका स्पान 5 मीटर का। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अभी जाने दो, मैग्नीट्यूड जो भी हो 45 किलोमीटर पर मीटर का है, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि ये 5 मीटर को हम यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाए। ठीक है, तो मान लो कि ये है C, तो ये कितना होगा भाई, ये कितना होगा 5 माइनस C होगा, क्योंकि टोटल लेंथ जो है वो 5 मीटर है। ठीक है, ये है C, इसको हमने अज्यूम कर लिया, तो ये हो जाएगा 5 माइनस C। अब यहाँ पर ये जो है 10 मीटर है, और ये जो है हमारा 15 मीटर है। सो द UDL शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ मैनर, ऐसे मैनर में ये UDL को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि ये पूरा स्पान जो सेक्शन एक्स से लेफ्ट हैंड से डिस्ट्रीब्यूटेड है और राइट हैंड से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम मैनर में हमें ये UDL को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब क्या हुआ मैथमेटिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 10 डिवाइड बाई 15 का जो रेशियो लेंगे वही रेशियो में C डिवाइड बाई 5 माइनस C डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, समझे, यहाँ से जो 10 डिवाइड बाई 15 का रेशियो बन रहा है वही रेशियो में C डिवाइड बाई 5 माइनस C रेशियो हमें रिक्वायर्ड है। तो ये अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें C की वैल्यू मिल जाएगी, C की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें ये पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड को कितना देना है और राइट हैंड को कितना देना है। तो 10 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू C, अच्छा ये तो हमने लिख ही लिया है, तो सीधा मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, माइनस 10C इज इक्वल टू 15C। ठीक है, तो 50 इज इक्वल टू 25C हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू 25C। सो C विल बी 2 मीटर। ऑब्वियस बात है कि 50 डिवाइड बाई 25 होता है 2 मीटर। सो यहाँ पर अब C की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 2 मीटर लिख सकता हूँ। जब C 2 मीटर है तो 5 माइनस C कितना होगा 3 मीटर हो जाएगा, 5 माइनस C हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, अब तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है भाई, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ऑर्डिनेट निकालना जरूरी है।
और यहाँ पर मैं आपको बोल दूँ कि ये दोनों ऑर्डिनेट ये वाले केस में जितने भी ऐसे केस हो, जितने भी ऐसे एग्जाम्पल हो, हमेशा सेम ही आने चाहिए, तभी आपका ये अप्रोच सही माना जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऑर्डिनेट सेम ही आने चाहिए। तो यहाँ पर 10 मीटर के लिए 6, ठीक है, 10 के लिए 6 है, तो ये कितना है भाई 10 - 2 8, तो 8 के लिए कितना होगा, तो 8 × 6 डिवाइड बाई 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.8 सॉरी 48 होता है, तो ये हो जाएगा 4.8। सिमिलरली ये ऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे भाई, 15 के लिए कितना है 6, तो ये 12 के लिए कितना होगा, 12 के लिए कितना होगा, सो अगेन इट विल बी 4.8। ठीक है, अब हमें पूरा एरिया ही कंसिडर करना है, ये एरिया ही हमें कैलकुलेट करना है और उसको 45 जो मैग्नीट्यूड ऑफ यूडीएल है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो पूरा एरिया कितना होगा उसके लिए हम कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं भाई। ठीक है, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4.8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4.8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई बेस 2। ये तो हमने ये वाला हिस्सा कैलकुलेट कर लिया, सेक्शन के लेफ्ट हैंड वाला हिस्सा कैलकुलेट कर लिया। अब सेक्शन के राइट हैंड वाला हिस्सा कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई अगेन 4.8 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3, सिर्फ इधर ही चेंज होगा, बाकी 4.8 भी सेम है, 6 भी सेम है, ये हो जाएगा। और ये सारे को मैग्नीट्यूड ऑफ यूडीएल से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 45 से मल्टीप्लाई करना है। सो द आंसर विल बी अराउंड 1215 किलो न्यूटन इंटू मीटर, 1215 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, सो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम वाला जो चैप्टर है उससे हमने ये क्वेश्चन किया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि आप सभी को समझ में आ ही गया होगा, खास करके ये वाला पार्ट कि यहाँ पर ये यूडीएल को कैसे स्प्लिट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है लेफ्ट हैंड के लिए और राइट हैंड के लिए। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 96 की। तो क्वेश्चन नंबर 96 में गिवन है, कंसिडर वन रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 7 मीटर विथ। In this rectangular channel, hydraulic jump is formed such that the depth of flow before the jump is 3 times less than the depth of flow after the jump. Find the correct expression of energy loss in the jump if the depth of flow before the jump is x meter. अच्छा, अब यहाँ पर लैंग्वेज को ही समझना है, बाकी कुछ है नहीं, क्योंकि एनर्जी लॉस का फॉर्मूला तो सभी को आता होगा। अब दिया क्या हुआ है, पहले मैं एनर्जी लॉस का फॉर्मूला लिख दूं। एनर्जी लॉस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 क्यूब डिवाइड बाई 4 y2 y1। ठीक है, ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। अब क्या दिया है, लास्ट लाइन में दिया है बिफोर द जंप इज x मीटर, बिफोर जंप यानी कि x मीटर। ठीक है, आफ्टर जंप y2 इज इक्वल टू 3x मीटर। क्यों मैंने 3x लिखा, क्योंकि लिखा है भाई कि इन द रेक्टेंगुलर चैनल हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म सच दैट द डेप्थ ऑफ फ्लो बिफोर द जंप इज 3 टाइम्स लेस देन द डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर द जंप। आफ्टर द जंप जो है वो 3x लूँगा तो उससे 3 टाइम कम क्या होगा, x ही होगा। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन सही है। अब EL इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 3x माइनस x डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई y2 कितना है भाई 3x मल्टीप्लाई बाई x, और क्यूब करना तो भूलना ही मत। सो EL विल बी अराउंड 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x क्यूब डिवाइड बाई 12x स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई x। सो EL विल बी अराउंड 4 2 ज़ा और 4 3 ज़ा, सो हो जाएगा EL इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3x। ठीक है, सो आई होप कि सभी का यही आंसर आ रहा होगा जितने भी खुद से ट्राई किया। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 97 की। तो क्वेश्चन नंबर 97 में गिवन है एन अर्थन ओपन चैनल ट्रेपेजॉइडल इन शेप हैज बॉटम विड्थ ऑफ 7 मीटर एंड साइड स्लोप ऑफ 1.75 हॉरिजॉन्टल 0.5 vertical and a uniform depth of flow of 1.12 meter
इफ डिस्चार्ज कैरिड बाय दिस चैनल इज 8.75 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट इज 0.011 देन द बेड स्लोप विल बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए तो इसको मैंने 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले कि गिवन क्या है कि ट्रेपेजॉइडल एक चैनल गिवन है, तो ट्रेपेजॉइडल कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। b इज इक्वल टू 7 मीटर और यहाँ पर जो स्लोप है साइड स्लोप, वो जरा ध्यान रखना, साइड स्लोप क्या गिवन है, सीधी लाइन। हाँ ठीक है, तो भाई साइड स्लोप जो है वो 1/m होता है और यहाँ पर वर्टिकल के लिए क्या यूज़ हुआ है भाई, वर्टिकल के लिए 1 यूज़ नहीं हुआ, 0.5 यूज़ हुआ है, सो 0.5 और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या यूज़ हुआ है 1.75। सो यहाँ पर सिंपली tan थीटा इज इक्वल टू 1/m इज इक्वल टू tan थीटा, ये है हमारा थीटा। ठीक है, ये है हमारा थीटा। सो 0.5 डिवाइड बाई 1.75, सो m विल बी 1.75 डिवाइड बाई 0.5, कितना हो रहा है भाई, m विल बी 3.5। ठीक है, m हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, मैनिंग रफनेस कोएफिशिएंट वगैरह सब दिया हुआ है, डिस्चार्ज भी दिया हुआ है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हमें फाइंड आउट जो गिवन है, जो करना है, हमें जो फाइंड आउट करना है वो है स्लोप। ठीक है, स्लोप कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियस बात है कि हमें मैनिंग रफनेस कोएफिशिएंट गिवन है तो उसका ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो Q इज इक्वल टू A डिवाइड बाई N R/2/3 S0/1/2। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिस्चार्ज के लिए, क्योंकि मैनिंग रफनेस कोएफिशिएंट गिवन है। अगर चेजी कोएफिशिएंट गिवन होता तो चेजी वाला फॉर्मूला लगा दे, लेकिन अभी हमें n गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें a हम फाइंड आउट कर सकते हैं, r हाइड्रोलिक रेडियस ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, a डिवाइड बाई p, n की वैल्यू हम रख सकते हैं और q की वैल्यू तो गिवन है। तो कहने का मतलब है कि अब हम यही फॉर्मूला को टारगेट करेंगे कि इसके जो सारे टर्म अभी मिसिंग हैं उसको फाइंड आउट कर ले, तो हमें एज ये जो स्लोप है ये भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये टर्म की बात करें तो हम एरिया पर जाएंगे। a इज इक्वल टू बी प्लस एम वाई मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू b कितना है भाई 3.5, b कितना है, b इज इक्वल टू 7 मीटर, सॉरी b इज इक्वल टू 7, m कितना है 3.5, y कितना है y इज इक्वल टू 1.12। ठीक है, गिवन है नॉर्मल डेप्थ 1.12 मल्टीप्लाई बाई 1.12, b प्लस एम वाई मल्टीप्लाई बाई वाई, यही तो लगाना है। सो a विल बी अबाउट 12.2304 मीटर स्क्वायर। ठीक है, a फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली p भी फाइंड आउट कर सकते हैं, p इज इक्वल टू b प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। सो 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1.12 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 1 प्लस m कितना है 3.5 स्क्वायर। सो p विल बी अराउंड 15.1537, ये आएगा मीटर में। ठीक है, जब a और p हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए तो a डिवाइड बाई p करेंगे तो हमें हाइड्रोलिक रेडियस मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू a डिवाइड बाई p इज इक्वल टू 12.2304 डिवाइड बाई 15.1537। सो हाइड्रोलिक रेडियस विल बी अराउंड 0.807 मीटर। हाइड्रोलिक रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया, मैनिंग रेफरेंस कोएफिशिएंट गिवन है, एरिया भी फाइंड आउट कर लिया, डिस्चार्ज गिवन है, तो हमें क्या मिलेगा भाई, स्लोप आसानी से मिल जाएगा। अब सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, सारी वैल्यू इसमें पुट करोगे, एरिया भी हमें मिल गया, n गिवन है, r हमने फाइंड आउट कर लिया, q हमें गिवन है। सो S0 विल बी अराउंड 8.24 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁵। ठीक है, अब हमें आंसर किस में देना था, हमें 10⁻⁵ को हटा के आंसर देना था। ठीक है, हाँ, तो हमें 10⁻⁵ हटा के आंसर देना था, तो हमारा आंसर जो होगा वो 8.24 होगा।
आई होप कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में फॉर्मूला ज़्यादा है, नो डाउट ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें फॉर्मूला ज़्यादा है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए tan थीटा इज इक्वल टू 1/m में हम किस तरीके से लेंगे, और ये फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, लेकिन एरिया और पेरीमीटर के कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। फिर तो सिंपली वैल्यू ही रखनी थी और S0 की वैल्यू यानी कि स्लोप की वैल्यू हमें मिल जाती। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की यानी कि क्वेश्चन नंबर 98 की, तो क्वेश्चन नंबर 98 में गिवन है अ वर्क इज गिवन बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी टू अ सिविल इंजीनियर टू डिजाइन बेस्ट, और ब्रैकेट में लिखा है बेस्ट का मतलब क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल सिमेट्रिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन ऑफ ओपन चैनल। द डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर दिस चैनल सेक्शन इज 1.5 मीटर। Determine the discharge through this channel if the fraud number is 1.3। अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। इन्फॉर्मेशन कम है लेकिन इसमें नॉलेज ज़्यादा अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की क्या क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले तो बता दूं कि मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए थीटा की वैल्यू जो होती है 60 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60, m विल बी अराउंड 1 डिवाइड बाई √3। ठीक है, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई √3, बिकॉज थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1/n। अब tan m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √3 का मतलब हुआ कि m इज इक्वल टू 0.577। ये तो हो गई पहली कंडीशन, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन अगर आपको बनाना है ट्रेपेजॉइडल में। दूसरी कंडीशन ये है कि BE इज इक्वल टू यानी कि इफेक्टिव विथ शुड बी, यानी इकोनॉमिकल विथ बोल दो, इफेक्टिव बोल दो, 2YE इज इक्वल टू √1 + m² - m। सिंस हमें YE गिवन है, ठीक है, द डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर दिस चैनल इज 1.5 मीटर। YE गिवन है तो BE मिल सकता है। BE इज इक्वल टू 2YE 1.5 √1 + 1.5²। अच्छा, यहाँ पर m की वैल्यू है 0.57, 0.57² माइनस 0.577। सो BE विल बी अराउंड 1.7325 मीटर। ठीक है, तो हमें विड्थ तो मिल गई। अब अगर एरिया की बात करें तो एरिया, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि ट्रेपेजॉइडल के लिए एरिया होता है B + my मल्टीप्लाई बाई y। ठीक है, तो अब यहाँ पर इकोनॉमिकल सेक्शन की बात करें तो सब जगह E लगा दो, यहाँ भी E लगा दो, यहाँ भी E लगा दो, तो एरिया आसानी से निकाल सकते हैं 1.7325 प्लस 0.577 मल्टीप्लाई बाई y 1.2 है ना, 1.5 गिवन है, y के लिए 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5। सो एरिया विल बी अराउंड 3.897 मीटर स्क्वायर। एरिया भी फाइंड आउट कर लिया, BE भी फाइंड आउट कर लिया। ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आखिर में हमें तो फ्रॉड नंबर तो गिवन है, डिस्चार्ज फाइंड करना है, और डिस्चार्ज अगर फ्रॉड नंबर से फाइंड आउट करना है तो उसके लिए काफ़ी सिंपल अप्रोच है। क्या अप्रोच है कि FR इज इक्वल टू V डिवाइड बाई √GD। यहाँ पर D जो है वो क्या है, हाइड्रोलिक डेप्थ है, वेयर D इज इक्वल टू हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल टू A डिवाइड बाई टॉप विथ। ठीक है, सो द हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई टोटल टॉप विथ। ठीक है, तो हमारे पास एरिया है, टॉप विथ हमारे पास नहीं है क्या, हाँ, टॉप विथ हमने फाइंड आउट नहीं की है। सो टॉप विथ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। टॉप विथ इज इक्वल टू B + twice my। ठीक है, B हमारे पास है 1.7325 प्लस M हमारे पास है कितना 0.577 मल्टीप्लाई बाई y यानी कि 1.5। सो टॉप विथ इज इक्वल टू 3.46
2.635 मीटर। जब हमारे पास टॉप विड्थ भी है, हमारे पास एरिया भी है, तो हम हाइड्रोलिक डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। D इज इक्वल टू 3.897 डिवाइड बाई 3.4635। सो हाइड्रोलिक डेप्थ विल बी अराउंड 1.125। हाइड्रोलिक डेप्थ विल बी 1.125 मीटर। अब यही हाइड्रोलिक डेप्थ और जी हमें पता है 9.81, FR की वैल्यू गिवन है 1.3, तो हम यहाँ से हम V फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 1.3 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई अंडर रूट जी 9.81 मल्टीप्लाई बाई 1.125। वेलोसिटी विल बी अराउंड 4.3187 मीटर पर सेकेंड। अब जब वेलोसिटी मिल गई तो डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है ना, मैं क्वेश्चन में डिस्चार्ज पूछा गया था, तो डिस्चार्ज इज नथिंग बट V मल्टीप्लाई बाई A। सो Q इज इक्वल टू 4.3187 मल्टीप्लाई बाई 3.897। सो फाइनल डिस्चार्ज विल बी 3.897 मल्टीप्लाई बाई 4.3187, 16.83 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने जो ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए 2 क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चन में ही आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट ये 2 क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। हाइड्रोलिक डेप्थ हो, हाइड्रोलिक रेडियस इससे पहले यूज हुआ था, एरिया, फिर यहाँ पर इफेक्टिव या इकोनॉमिकल चैनल, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ये काफ़ी यूजफुल हो सकती है आपको। ठीक है, तो आई होप कि ये एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल। फ्रेंड्स बात करें अगला एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चन नंबर 99 की, तो क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। दिया हुआ है इन अ PERT नेटवर्क द एक्टिविटी ड्यूरेशन आर गिवन एज बिलो। मोस्ट लाइकली टाइम इज इक्वल टू 118 डेज, पेसिमिस्टिक टाइम इज इक्वल टू 205 डेज, ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज इक्वल टू 99 डेज। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज। अब यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया ताकि उन लोगों को भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए जिन्होंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट नहीं पढ़ा। और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की बात करते तो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाएगा वो कौन सा टॉपिक होगा कि आपको एक्सपेक्टेड टाइम निकालते आना चाहिए PERT के लिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालते आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन बनाया कि आप एक्सपेक्टेड टाइम और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों फाइंड आउट करो, उसका मल्टीप्लाई में जो आंसर आ रहा है वो हमें दे दो। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है यहाँ पर TE इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड मोस्ट लाइकली टाइम, TM इज इक्वल टू 118, ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज इक्वल टू 99 डेज एंड पेसिमिस्टिक टाइम इज इक्वल टू 205। सो मोस्ट लाइकली टाइम जो हमें दिया गया है यानी TM, TO ऑप्टिमिस्टिक, TP इज इक्वल टू पेसिमिस्टिक। हमें निकालना है एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू TO प्लस 4TM प्लस TP डिवाइड बाई 6। ये हम करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम। सो TE विल बी, काफ़ी आसान है, सिंपल फॉर्मूला ही रखना है, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू ही रखनी है, 99 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई TM 118 प्लस TP हमारा है 205 डिवाइड बाई 6। सो एक्सपेक्टेड टाइम विल बी अराउंड 129.33 डेज। ठीक है, ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में आगे है स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो हमें फाइंड आउट करना है। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड टाइम ही फाइंड आउट किया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू T पेसिमिस्टिक टाइम TP, कैपिटल T ही लिखता हूँ क्योंकि यहाँ भी मैंने TP लिखा है, माइनस TO ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6। सिंपल फॉर्मूला है, दोनों का माइनस करना है, डिफरेंस लेना है और डिवाइड बाई 6 दे देना है। सो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी, TP कितना है 205 माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है 99 डिवाइड बाई 6। सो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 205 माइनस 99 डिवाइड बाई 6। तो ये आ जाएगा आपका
17.667 डेज। ठीक है, अब आपके पास मांगा क्या हुआ है, आपको सिर्फ देना है द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम यानी कि टीई और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो टीई मल्टीप्लाई बाय सिग्मा यानी कि 129.33 मल्टीप्लाई बाय 17.667, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2284.83, 2284.83। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 में इंक्लूड किया कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एटलीस्ट इतना तो करके ही जाए ताकि एग्जाम में उनको फायदा हो जाए। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। तो अभी तक हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा ये 100 क्वेश्चन की सीरीज से, और आपका लेवल बढ़ गया होगा और डेफिनेटली आपको गेट 2021 में बहुत हेल्पफुल रहेगा। एटलीस्ट आपके लगभग थोड़े मार्क्स तो बूस्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने अच्छा कंसेप्चुअल रखा था ताकि आपके सारे कंसेप्ट, मोस्ट प्रोबेबली जो कंसेप्ट है वो कवर हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 में एक टेबल गिवन है, उसमें कहा गया है कि टेबल बिलो शोन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 एक्टिविटी नेटवर्क्स, द प्रोजेक्ट ओवरहेड कॉस्ट आर ₹550 पर डे, डिटरमाइन द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन मिनिमम टाइम। तो आपको जैसा कि टेबल भी यहाँ पर दिख रहा होगा, एक्टिविटी 1-2 है, उसके लिए नॉर्मल जो दिन है वो है 8 डेज, 8 दिन लगते हैं भाई एक्टिविटी 1-2 को ख़त्म होने के लिए नॉर्मली, और उसके लिए जो नॉर्मल कॉस्ट है वो लगती है 9000 रुपीज़। क्रेशिंग ड्यूरेशन, ठीक है, क्रेशिंग ड्यूरेशन मतलब आप अगर ज़्यादा रिसोर्सेज और ज़्यादा वर्क मैन पावर अप्लाई करेंगे तो टाइम कम हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। टाइम कम होगा तो कितना टाइम कम होगा, तो वो 8 से लेके 6 दिन हो जाता है, यानी 2 दिन कम हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियस बात है कि अगर आपको कोई काम जल्दी करवाना है तो मनी यानी पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर क्रेशिंग कॉस्ट जो है वो नॉर्मल कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएंगी। वो कितनी हो जाएंगी, 11000 एक्टिविटी 1-2 के लिए। एक्टिविटी 2-3 की बात करें तो नॉर्मल डेज में कितने, वो 12 दिन में ख़त्म हो जाती है और नॉर्मल कॉस्ट उसकी 11000 है, जबकि क्रेशिंग ड्यूरेशन जो है उसका 7 डेज है और क्रेशिंग कॉस्ट जो है वो है 15000 रुपीज़। तो करना क्या है भाई, करना ये है कि आपको ये जो पूरा प्रोजेक्ट है यानी एक्टिविटी 1 से लेकर 3 तक जाने में आपको कितना मिनिमम टाइम लगेगा। अच्छा, मिनिमम जो टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपको रुपीज़ बताना है, डिटरमाइन द कॉस्ट, कि कितनी कॉस्ट लगेगी आपको अगर मिनिमम टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो, जो कि 2 एक्टिविटी से बना हुआ है, एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2 ये है कुछ, मान लो कि इस तरीके से 1, 2 और ये है एक्टिविटी 2, 3। यहाँ पर नॉर्मल कॉस्ट कितना है भाई, नॉर्मल ड्यूरेशन है, नॉर्मल ड्यूरेशन इज इक्वल टू 8 डेज, और ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ इसका क्रेशिंग ड्यूरेशन 6। ठीक है, एक्टिविटी 2-3 की बात करें तो इसका नॉर्मल ड्यूरेशन है 12 डेज और यहाँ पर क्रेशिंग ड्यूरेशन है इसका 7 डेज। तो अगर आपको ये पूरा प्रोजेक्ट 2 एक्टिविटी से बना हुआ इसको मिनिमम टाइम में कंप्लीट करना, तो कहने का मतलब क्या है कि मिनिमम टाइम जो है वो 6 + 7 यानी कि 13 डेज लगेंगे। अल्टीमेटली आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट 13 डेज में मिनिमम कंप्लीट होगा। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी जो क्रेशिंग ड्यूरेशन है जो कम से कम लग सकता है वो है 6 डेज, इसमें जो कम से कम लग सकता है 7 डेज। वो अब 12 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता, मिनिमम इसको 13 दिन तो लगेंगे ही। तो आपको यही कॉस्ट निकालनी है कि 13 दिन के अंदर कितनी कॉस्ट लगेंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। अब यहां पर एक्टिविटी जो है उसके अंदर अगर मान लो कि नॉर्मली हम कंप्लीट करते हैं, नॉर्मल ड्यूरेशन में कंप्लीट करते हैं, सो नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है,
8 से 12 दिन, ड्यूरेशन की बात नहीं है, नॉर्मल ड्यूरेशन हमें अगर कंप्लीट करे तो हमको नॉर्मल कॉस्ट कितनी लगेगी, 9000 नॉर्मल कॉस्ट। एक्टिविटी 1-2 के लिए 9000 और एक्टिविटी 2-3 के लिए नॉर्मल कॉस्ट है 11,000। सो 20,000 रुपीज हमको लगेंगे कब, जब हम ये पूरा प्रोजेक्ट नॉर्मल डेज में कंप्लीट कर ले, यानी कि एक्टिविटी 1-2 हम 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, एक्टिविटी 2-3 अगर हम 12 दिन में कंप्लीट करते हैं और टोटल इस तरीके से हम 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो हमें 20,000 रुपये यानी कि 20,000 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, तो अब ये मत कर देना कि 20 दिन में 20,000 तो 13 दिन में 13,000, ये कंसेप्ट गलत है, यहाँ पर इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो नॉर्मल कॉस्ट है हमारे पास 20,000 रुपीज़। अब यहाँ पर क्योंकि हमें ये जो 1-2 है इसको कम दिन में करवाना है, कम दिन में करवाना है मतलब यहाँ पर 2 दिन का गैप है, तो ये 2 दिन का गैप है तो उसके अंदर हमें कुछ मिनिमम अमाउंट बढ़ेगा भी, और यहाँ पर भी जैसा कि कितने 5 दिन का गैप है तो कुछ अमाउंट बढ़ेगा भी। तो ये जो अमाउंट बढ़ेगा ये हमें निकालना है, ये हम किसकी मदद से निकाल सकते हैं, ये हम कॉस्ट स्लोप की मदद से निकाल सकते हैं। अब आपको एक नई टर्म पता चलेगी, कॉस्ट स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा C डिवाइड बाई डेल्टा T। ठीक है, कॉस्ट स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा C डिवाइड बाई डेल्टा T। सो एक्टिविटी 1-2 के लिए कॉस्ट स्लोप कितना होगा, एक्टिविटी 1-2 के लिए कॉस्ट स्लोप होगा हमारे पास 11,000। ऊपर जो है वो कॉस्ट का डिफरेंस लेना है और नीचे टाइम का डिफरेंस लेना है। 11,000 माइनस 9,000 डिवाइड बाई 8 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो रहा है भाई, 9,000, 2,000 बचेंगे, नीचे 2 आ जाएगा, 1,000 रुपीज पर डे। ठीक है, 1,000 रुपीज पर डे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक्टिविटी 1-2 एक दिन जल्दी करवानी है ना, एक दिन जल्दी, तो आपको 1,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एक दिन जल्दी अगर आपको एक्टिविटी 1-2 करवानी हो तो आपको 1,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें कितने दिन जल्दी करवानी है भाई, 8 से लेकर 6 दिन तक। ठीक है, 8 से लेकर 6 दिन तक, यानी कि 2 दिन जल्दी करवानी है। तो 2 दिन जल्दी करवानी है तो हमें यहाँ पर 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। कितने, 2,000 रुपीज फॉर एक्टिविटी 2। ये पूरी लाइन आपको समझ में आ गई तो मान लो कि आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि कॉस्ट स्लोप से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि एक्टिविटी 1-2 को एक दिन जल्दी करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा, वो अमाउंट था 1,000। तो क्योंकि हमें यहाँ पर एक्टिविटी 1-2 वो 8 से लेकर 6 दिन में करवानी है, 8 से नहीं बल्कि 6 दिन में करवानी है, यानी कि 2 दिन जल्दी, तो 2 दिन के लिए 2,000। सिमिलरली एक्टिविटी 2-3 की बात करें तो इसका कॉस्ट स्लोप कितना होगा, 15,000 माइनस 11,000 डिवाइड बाई 12 माइनस 7। सो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको आपका 800 रुपीज पर डे। कहने का मतलब है कि अगर आपको एक्टिविटी 2-3 एक दिन जल्दी करवानी है ना तो आपको एक्स्ट्रा 800 रुपये पे करने पड़ेंगे, 800। ठीक है, 800 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे अगर आपको एक्टिविटी 2-3 जल्दी करवानी है। तो अब यहाँ पर हमें कितने दिन जल्दी करवानी है भाई, 12 दिन था इसका नॉर्मल टाइम, लेकिन हमें 7 दिन में करवानी है, 5 दिन का गैप आया, तो हमें 8 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है भाई, 4,000 रुपीज। ठीक है, हमें 4,000 रुपीज देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी भाई, टोटल कॉस्ट होगी नॉर्मल कॉस्ट प्लस 2,000 प्लस 4,000। ठीक है, अभी यहाँ डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने लिखा था, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट हम किसको लेंगे भाई, डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो हमारा यही 20,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000, ये हमारा डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। तो 20,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 कितना होता है, 26,000। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट DC इज इक्वल टू 2600 रुपीज, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है
क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि द प्रोजेक्ट ओवरहेड कॉस्ट आर ₹550 पर डे। ठीक है, यानी कि ये सारे प्रोजेक्ट तो आप कर रहे हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट जितने भी दिन में कंप्लीट हो रहा है, हर दिन के हिसाब से आपको ₹550 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो आपका ये हो जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा आपका 550 पर डे है। हमारा प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है भाई? 13 दिन में, 13 डेज में। तो 550 मल्टीप्लाई बाई 13, इट विल बी अराउंड 7150। So direct cost will be 26,000 rupees, indirect cost will be 7150, यानी कि 7150। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएंगी, एंड टोटल कॉस्ट विल बी 33,150 रुपीज़। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो आपको पता ही होगा कि आपको क्रैशिंग एक्टिविटी वाला कंसेप्ट कैसा करना है। क्यों पता होगा? क्योंकि गेट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हमें कॉस्ट स्लोप का इस्तेमाल करना था, और वो तो थोड़ा सा टफ था। ये तो फिर भी काफ़ी आसान है कि भाई इसमें मिनिमम टाइम निकाल लेना है, मिनिमम टाइम निकालने के बाद आपको नॉर्मल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है, फिर देखना है कि भाई कितने दिन के लिए कितना, एक दिन के लिए कितने ज़्यादा पैसे देने हैं एक्टिविटी 1-2 के लिए। तो हमने फाइंड आउट किया कि भाई एक्टिविटी 1-2 अगर एक दिन ज़्यादा जल्दी करवानी है तो हमें 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ पर एक्टिविटी 1-2 2 दिन जल्दी करवानी, तो हमने 2000 पे कर दिए। एक्टिविटी 2-3 की बात करें तो यहाँ पर हमें एक्टिविटी 2-3 एक दिन जल्दी करवानी तो 800 रुपये लगते हैं। तो अगर हमें 12 और 7 इसका डिफरेंस 5 दिन जल्दी करवानी है तो हमें यहाँ 4000 रुपीज़ लगेंगे। तो एक्स्ट्रा पैसे भी हमने पे कर दिए। कितना है भाई? 4000, 2000 और नॉर्मली 20,000 तो लग ही रहे थे भाई। तो 20,000, 4,000, 2,000 ये हो जाएगा 26,000, जो कि डायरेक्ट हमारी कॉस्ट हो जाएगी एक्टिविटी की। अब यहाँ पर बोला है कि अगर एक्टिविटी आपकी जितने दिन चलती है उसमें हर एक दिन आपको 550 यानी कि 550 पे करने पड़ेंगे, जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय हमारा टोटल टाइम था, मिनिमम टाइम, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉस्ट भी मिल गया, और डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट कर लेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ खास था नहीं, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लग रहा था, लेकिन फिर भी सिलेबस में है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में है, तो हमें करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान था। आई होप कि आपको सारे के सारे 100 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और नहीं समझ में आ रहे तो बार बार देखो, उसके रिलेटेड कंसेप्ट की स्टडी करो, नोट से, बुक से, कहीं से भी, और फिर क्वेश्चन करो और अपना वैल्यू एडिशन करो, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।